बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अमरीकी सेनेट में अफ़गान तालिबान की मदद फराम करने वाले अफराद यानी नॉन स्टेट एक्टर्स और मुमालिक स्टेट्स पर पाबंदियों से आयद मुतनाज़ा बिल पेश कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान का तस्करा भी है। इस बिल के तहत जो 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से पेश किया गया है, तालिबान की माली मदद, इंटेलिजेंस मालूमात, तिब्बी सहूलियात और रसद फराम करने वालों का पता लगाया जाएगा। इस मुजवज़ा कानून साजी के तहत एक खसूसी कमेटी जिसे टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी, तो जो इन मुहरक़ात और तमाम चीज़ों का नताइज अखज़ करके रिपोर्ट सेनेट में जमा कराएगी। इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया है दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान की जानिब से आसिम इफ्तिखार साहब, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमरीकी सेनेट में जो मुजवज़ा कानून में पाकिस्तान के बारे में जिक्र मुकम्मल तौर पर बिला जवाज़ है और पाक अमरीका ताल्लुकात की रूह के मुनाफी है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो मुजवज़ा कानून साजी जैसे इक़दामात नामाकूल हैं और गैर नतीजा खेज साबित होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस नशिस्त में ये जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, पाक अमरीका ताल्लुकात माजी, हाल और मुस्तकबिल, इस तनाज़र में एक तज्ज़ियाती हम नशिस्त करेंगे। और इसके लिए 3 नुमाइंदा शख्सियात हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, जो ज़बरदस्त किस्म का अपना एक्सपीरियंस भी रखते हैं और पॉइंट ऑफ व्यू भी। उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें DSNG लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं एजाज़ अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान, अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आजकल डायरेक्टर जनरल है इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टडीज़ के, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, माहिर बैन-अक़वामी उमूर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नस से आजकल वाबस्ता हैं एस डीन। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। और हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, नोटेड डिफेंस पॉलिटिकल एनालिस्ट। आपका बहुत शुक्रिया जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं एजाज चौधरी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, चूँकि आपने अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर सर्व किया है, सेक्रेटरी खारजा भी रह चुके हैं। सर, ये डिबेट चल रही थी पिछले दिनों में, हम देख रहे थे अमेरिका के सियासी और सहाफ़ती हलकों में, और फिर सेनेट की आर्म्स जो कमेटी है उसकी भी हियरिंग हुई और उसमें भी पाकिस्तान मुतल्लिक़ बहुत सी बातें हुई, सवालात हुए। अब ये तमाम ट्रांसपायर हो के एक मुतनाज़ा बिल जो है वो पेश कर दिया गया है US सेनेट में 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से। अगरचे जो हैयत है उसमें रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के सेनेटर्स की तादाद एक है, मतलब यकसां है, और जो डिसाइडिंग वोट है वो जो सरबरा है, जो नायब सदर अमेरिका की कैमला हैरिस साहब, उन पे अगर मामला टाई हो जाए तो उन पे जाकर फैसला जो है वो फिर मुंतज होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो तमाम स्कीम ऑफ थिंग्स है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? पाकिस्तान के लिए बहुत एक संजीदा मामला है, हमारे फॉरेन ऑफिस का तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। योर टेक सर। जी अनवर साहब, ये इसकी बहुत बड़ी वजह तो अमेरिका की दाखिली सियासत है, जिसमें रिपब्लिकन्स इस वक्त डेमोक्रेट्स को और प्रेसिडेंट जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन को एम्बैरस करना चाहते हैं कि आपने इतनी उजलत में अफ़गानिस्तान से वापस आए, आप शिकस्त खुर्दा हैं, और उस वजह से वो चाहते हैं कि इस हवाले से तहकीकात की जाएं कि कैसे तालिबान जीत गए और अमरीकी हार गए। तो एक तो ये डोमेस्टिक इसका एंगल है, ये इसको पाकिस्तान को मद्देनज़र रखकर बिल्कुल नहीं बनाया गया। उसके अगर आप तीनों पहलू देखें जो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने इसकी ओवरसाइट का भी देखना है, अकाउंटेबिलिटी का भी देखना है, और काउंटर टेररिज्म का, ये तीनों उन्होंने पहलू दिए हुए बीच में। तो एक तो ये दाखिली सियासत है। दूसरा, इसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान पे प्रेशर पॉइंट भी बिल्ड किए जा रहे हैं, इसलिए बिल्ड किए जा रहे हैं कि ताकि पाकिस्तान को इनको और कोई कंसेशंस दें और किसी किस्म की रायत जो ये मांगना चाहें पाकिस्तान से, उससे इनकार ना करें। और तीसरी वजह वही बड़ी तस्वीर जो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि चूँकि पाकिस्तान जो है वो चीन का इस वक्त दोस्त और साथी है, तो वो अमेरिका को कुछ ज़्यादा भाता नहीं है, तो उस पर भी पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। तो ये बेसिकली प्रेशर पॉइंट्स हैं। ये अभी बिल जो है ये अभी बड़े मराहिल से गुजरना है। अच्छा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब मैंने इसका मुतालिया किया तो मुझे इसमें इतनी जेनरलिटीज़ नज़र आई कि मुझे ये पास होता किसी सूरत नज़र नहीं आ रहा। ये नहीं चलेगा इस तरीके, इन हालात में, इस शक्ल में तो ये नहीं चल सकता। और फिर अमेरिका को, जो उनके जानने वाले लोग हैं, तजियाकार हैं, वो जानते हैं कि अमेरिका को इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि जिन तालिबान को आप वैसे शिकस्त नहीं दे सके, आप एक माशी तरीके से आप उनको क्या शिकस्त देंगे? क्योंकि वो अगर फर्ज किया हार गए, लेट से वो फिर पहाड़ों में चले गए,
तो यानी कि पूरे के पूरा अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में आएगा। वो तमाम तंजीमें आएंगी जो अमेरिका की उतनी ही मुखालिफ हो जाएंगी जितनी वो पहले थी। तो क्या क्या फ़ायदा हुआ अमेरिका को? अमेरिका का दूसरा ये भी है कि जहाँ जहाँ उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं कभी उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में जो अमेरिका में जो सीनियर एलिमेंट्स हैं वो उनको समझाएंगे कि जनाब इससे काम चलेगा नहीं, और मेरा ख्याल है इसके ऊपर नज़र षानी होगी आइंदा आने वाले दिनों और हफ्तों में। जी जनरल एजाज साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप समझते हैं यही जो तज्जिया एजाज चौधरी साहब ने पेश किया, ज़ाहिर बात है फॉरेन सेक्रेटरी रहे, उनकी बड़ी इंसाइट है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है, ये मुतवक्को था कि स्केप गोटिंग होगी, मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वाशिंगटन पोस्ट में जो अपना मजमून लिखा उसमें उन्होंने कहा कि किसी सूरत भी पाकिस्तान को इसके नताइज का जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। हमने मुतनब्बे कर दिया था 2001 से 2020 के दरमियान मुतअद्दिद बार कि अमेरिका ये जंग इस तरह नहीं जीत सकता और ना ही अफगान नेशनल आर्मी अमेरिका की फौज की अदम मौजूदगी में खड़ी हो पाएगी। उसके बावजूद इस बिल का कांग्रेस में आ जाना, आप क्या इस हवाले से राय रखते हैं? थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है कि मैं एजाज साहब के साथ पूरी तरह सहमत हूं। मैं एग्री करता हूं कि उन्होंने जो तीनों पॉइंट्स दिए हैं बहुत वैलिड है, और इसमें जो प्रिडोमिनेंट फैक्टर है वो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। क्योंकि उन्होंने जब रिपब्लिकन ने ये बिल पेश किया, अगर आप उस पूरे सेशन को सुने, अगर तमाम सवालों जवाब सुने, तो उनमें एम्फसिस तीन बातों पे था। पहली बात ये थी कि क्या ये एक स्ट्रेटेजिक फेलियर है या नहीं है, जिसका जनरल मिली को ये कहना पड़ा कि यस ये एक स्ट्रेटेजिक फेलियर है। तो अपनी आर्म्ड फोर्सेस से ये बात मनवा लेना कि 20 बरस के बाद आपने जो कुछ किया और जिस तरीके से वहां से आप निकले वो एक स्ट्रेटेजिक फेलियर है। फिर उनका ये कहना कि जिस वक्त जो बाइडेन ने ये फैसला किया, क्या यही बेहतरीन ऑप्शन थी या इसको और भी कोई करने के तरीके थे? तो उन्होंने बड़ा टेक्टफुली उसे अवॉइड किया। उन्होंने कहा कि हम इसको क्लोज सेशन में मजीद डिस्कस करेंगे, बट वी हैड गिवन नंबर ऑफ ऑप्शंस। और तीसरी बात उन्होंने कहा जो आप 85 बिलियन डॉलर्स का इक्विपमेंट अफगान आर्मी को देकर आए, जो हमें वहां अबेंडन करके वहां से भागना पड़ा, तो क्या आप ये समझते हैं वो टैक्स पेयर्स का पैसा था, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो ये सवालात बेसिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, ये जो डेमोक्रेट्स हैं उनको पिछाड़ने के लिए एक एक्सरसाइज थी। बट इसमें इस अमर को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो पाकिस्तान से कुछ कंसेशन चाहते हैं। लेकिन ललॉयड ऑस्टिन से जो सवाल दो किए गए कि आपका पाकिस्तान के साथ इस वक्त आपको इस पूरी एक्सरसाइज में कोई कन्वर्जेंस नजर आती है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। पहली बात यह है कि हम अफगानिस्तान के अंदर कयास नहीं देखना चाहते और हम स्टेबिलिटी चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। यहां पाकिस्तान और हम मुत्तफिक हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम समझते हैं कि दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए भी हमारा कन्वर्जेंस ऑफ ओपिनियन है। पाकिस्तान भी दहशतगर्दी को नहीं चाहता कि उस रीजन और उस खिते में फैले, और हम भी ये नहीं चाहते। तो अब इन बातों के दरमियान जो ओवर द होराइजन ऑपरेशन के एक ऑप्शन उन्होंने निकालने की कोशिश की है मिलिटरीली, वो एक ऐसा प्रेशर लीवर है जिसको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अभी जो उनके डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी तशरीफ ला रही हैं जी, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आकर उन्होंने चंद चीजें पाकिस्तान के सामने रखनी है, क्योंकि पाकिस्तान उनका मुआविन रहा है। एंड बिल्कुल एजाज साहब ने दुरुस्त कहा, उनके लिए ये एक बड़ा एम्बेरसिंग होगा कि एक ऐसा मुल्क जिसका अपना टोटल 50 बिलियन डॉलर का टोटल बजट है, वो आपको 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च करने वाली सुपर पावर को किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स डिनाई कर सकता है विदाउट बीइंग डायरेक्टली इन्वॉल्व। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अगेन बड़ी दुरुस्त बात है एजाज साहब की, कि जब इसमें फर्दर प्रोब होगा, व्हाई आर वी सो कंसर्न? क्या अमेरिका की यहां पे जो स्ट्रेटेजिक डिफीट या विड्रॉल हुआ है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान पे कैसे आ सकती है? क्या जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में आया था तो जिन मुल्कों ने उन्हें फूलों के गुलदस्ते भेजे थे, उनके जवाब में क्या रूस ने वही कुछ नहीं किया होगा? एक
पड़ोसी मुल्क पर जिस पर 30 बरस से पाबंदियां हैं, क्या वो उनको फूलों के हार भेजेगा? और चाइना जो उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उनके मिनरल एसेट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, मिनरल रिसोर्सेज को और फर्दर यूरेशिया तक जाने के, उन्होंने उनकी मुआवनत की होगी। और आखिरी पॉइंट ये है कि उनके खिलाफ जितना वेपन सिस्टम इस्तेमाल हुआ है उनमें से एक भी मेड इन पाकिस्तान नहीं है। वो तमाम रशियन, चाइनीज और दूसरी ओरिजिन के वेपन्स हैं। कुछ उनके अपने अमेरिकन छीने हुए वेपन हैं। तो ये जब इसमें डिटेल्ड प्रोब होगा तो पाकिस्तान विल बी एक्सोनरेटेड और पाकिस्तान के खिलाफ उनको कोई एविडेंस नहीं मिलेगी, बल्कि उनको सिर्फ पाकिस्तान का इसमें ताउन ही नजर आएगा। फेयर एनफ। मैं डॉक्टर रिफत साहब आपसे जानना चाहूँगा, एजाज चौधरी साहब और इजाज़ अवान साहब में तो इत्तेफाक पाया जाता है और उनका इस्तेदलाल यह है कि अमेरिकन कंसेशंस लेना चाहेंगे। भारत में बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं और वो पहले से आपने देखा होगा उनको ट्विटर पे और डिफरेंट सोशल मीडिया पे कि उसको फॉलो करते कि जैसे यूएस ट्रूप्स का विड्रॉल हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, तो पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को उस तरह नहीं रहेगी और सैंक्शंस लग सकती हैं। जी देखिए, जहाँ तक सैंक्शंस का मामला है, पाकिस्तान के बारे में अक्सर ये कहा जाता है इट्स द मोस्ट सैंक्शन्ड एलाई ऑफ द यूएस। तो वो उसके बारे में उसका इम्कान जो है वो ज़रूर मौजूद है, लेकिन जैसे कि एजाज़ एहसन साहब ने भी कहा और इजाज़ साहब ने भी कहा कि इसका मंजूर होना, बिल का मंजूर होना और इसको कन्वर्ट करना इनटू लेजिस्लेशन, वो ही एक लंबा, लेकिन लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को डराना भी तो चाहते हैं ना। और वो उनका ख्याल है कि पाकिस्तान सैंक्शन के खौफ से डर के उनको इस किस्म की कंसेशन देगा जिसका अमेरिका मुतकाजी है। वो कंसेशंस क्या हो सकते हैं? वो कंसेशन ये हो सकती है, वो पाकिस्तान से मांग रहे हैं एयर कॉरिडोर, जिसकी आज लॉयड ऑस्टिन साहब ने बड़े खुल के बात भी की। उन्होंने कहा जी कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान, वी आर इन नेगोशिएशन विद पाकिस्तान फॉर एन एयर कॉरिडोर, ताकि ओवर द हराइजन जो कैपेबिलिटीज़ उनके पास कतर और दूसरे इलाकों में मौजूद हैं उसको डिप्लॉय कर सकें अगेंस्ट दी पॉसिबल सेंचुरीज ऑफ दी तालिबान और दहशतगर्द कुव्वतें जो वहाँ पे मौजूद है, उनके खिलाफ वो अटैक कर सके। और पाकिस्तान ने इस बारे में बड़ा खुला जवाब दिया कि पाकिस्तान विल नॉट बी ए पार्टी टू एनी फ्यूचर एंडेवर जिसके हवाले से तालिबान को आप अटैक करें। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा जब उनकी डिप्टी नायब वज़ीर ख़ारजा आइंदा हफ्ते आ रही है। हाँ जी, लेकिन मैं उसके अंदर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने भी इसको लाइन बाय लाइन इसको पढ़ा है। तो उसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान के रोल को 2001 से लेकर 2020 तक, यानी दोहा टॉक्स होने से पहले तक की बात की है, उसके बाद के रोल की बात नहीं की है। क्योंकि अगर आप उस रोल को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो फिर आप बेईमानी कर रहे हैं ना, कि आप महदूद कर रहे हैं उस रोल की इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम 2001 to 2020 बिफोर दोहा एग्रीमेंट। हाँ जी, बिफोर दोहा फरवरी 2020 में हुआ था। तो वो अगर दोहा एग्रीमेंट को आप लेके आए तो उसके बाद पाकिस्तान का रोल, जिसको ज़लमे खलीलजाद जो कि उनके स्पेशल एनवॉय हैं, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया। और अमेरिका मुतअद्दिद बार इंक्लूडिंग ये जो इस वक्त एंथनी ब्लिंकन है, सब लोग ये कह चुके हैं पाकिस्तान हैज़ प्लेड ए वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल। तो उससे पहले की जो तारीख है आप उसको क्यों खंगालना चाहते हैं? ताकि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो जितना मलबा जो है वो आप डाल सकें। और आपको याद होगा कि एडमिरल मुल्लन ने भी एक दफ़ा कहा था कि हक्कानी ग्रुप इज़ ए वर्चुअल आर्म ऑफ द ISI। तो ये उनके अपनी टेस्टिमनी का एक हिस्सा है। तो इंडिया की जो खुश होने की वजह है वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर दोबारा भी सैंक्शंस लग सकती हैं। और मेरे ख्याल के अंदर ये इंडियन की एक प्रोपेगेंडा उनकी लाइन है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इस बिल की लेजिस्लेशन के अंदर, इसकी ड्राफ्टिंग के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो हो सकता है कि किसी उनके लेजिस्लेटिव एड ने भी इस्तेमाल की हो। और ये जो 22 सेनेटर्स हैं, इनके जो हेड हैं, इनके जो लीड जो पर्सन है, वो वही लोग हैं जिन्होंने सैंक्शंस जो है सीरिया के ऊपर भी लगवाई थी। तो उनका एक पूरा रिकॉर्ड है जिसके हवाले से वो जो पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान को घबराना नहीं चाहिए, बट पाकिस्तान शुड बी प्रिपेयर टू लॉन्च ए काउंटर ऑफेंसिव। उस काउंटर ऑफेंसिव की शक्ल क्या हो सकती है
कि पाकिस्तान एम्बेसी हैज़ टू राइट लेटर्स और पाकिस्तान को बड़ा सख्त जो है वो एक डिमार्च करना चाहिए जब उनकी डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ पर तशरीफ लाती हैं कि you decide what kind of relationship you want with Pakistan. You want Pakistan cooperation. अगर cooperation लगाएंगे तो वो ये फिर ये sanctions वाली जो है वो कहानी ये नहीं चलेगी। ये नहीं चलेगी। और दूसरी बात भी है कि पाकिस्तान should make its position very clear कि अगर किसी किस्म की sanctions secondary sanctions के हवाले से कह रहे हैं ना, वो पाकिस्तान is not the primary target. वो बात दोनों हमारे मुबसरीन ने कहा है, वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान सेकेंडरी सैंक्शंस की जद में आ सकता है। वो सेकेंडरी सैंक्शंस क्या होगी और उस जो ओरिजिनल बिल की जो लैंग्वेज है, जैसे कि एजाज साहब भी कह रहे थे, वो डाइल्यूट हो जाएगी इफ़ इट इज़ पुट बिफोर दी हाउस कमेटी फॉर वोट। तो ये मेरे ख्याल के अंदर ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और उस लेजिस्लेशन के ज़रिए जो धमका के पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करके वो कंसेशन लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल इससे वायबल स्ट्रेटजी नहीं। वायबल स्ट्रेटजी नहीं। एजाज साहब, आपकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, आपने यूएस लेवरेजेस के हवाले से भी बात की थी, कुछ इस हवाले से पीटीवी के नाज़रीन के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप एक किताब का हवाला दे रहे थे कि एक स्ट्रेटजी होती है यूएस की और वो अपने लेवरेज यानी कि कंसेशंस के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ या जो वहाँ पर प्रेशर ग्रुप्स हैं वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। हमारी जवाबी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए ऐसी पॉलिसी के नतीजे में? जी, वो मैंने अभी एक प्रोग्राम में हवाला दिया था, बॉब हैथवे की किताब है दी लेवरेज पैराडॉक्स। द लेवरेज पैराडॉक्स। वो बड़ी जनूबी एशिया पे गहरी नज़र रखते हैं। तो उस पे वो ये लिखते हैं कि जब अमेरिका ये समझता है कि हमारी किसी मुल्क पर लेवरेज है तो वो उस पर दबाव डालकर कुछ काम निकलवाता है, लेकिन उस मुल्क को इस बात का पता नहीं होता कि अमेरिका की लेवरेज जो है वो टारगेट कंट्री की विलिंगनेस पे डिपेंड करती है। अगर वो जिसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है अगर वो राजी ना हो और या वो खड़ा हो जाए या वो तन जाए तो अमेरिका की लेवरेज ज़ीरो हो जाती है। ये वो खुद लिख रहे हैं, पूरी उसने मिसालें देकर लिखी है, ये एक पूरा बयान किया, किताब ली है। मकसद मेरा कहने का ये है कि हमें थोड़ा हौसला रखना चाहिए और कभी भी जब भी आप माजी में एकदम से जब आपने उनकी तमाम शराइत मानी तो आपने देखा कि आपको नुकसान हुआ जी। आप नेगोशिएट करें एक ऑनरेबल कौम की तरह और अपने कदम को लड़खड़ाने ना दें, कोई लफ्ज़िश ना आने दें, कुछ नहीं होता। और ना ही कोई इस तरह आपको कोई सैंक्शन लगा सकता है। और अगर कोई सैंक्शन जब लगी भी हैं और उन्होंने आपको फ़ायदा उठाया, 1990 में आप पे सैंक्शन लगी, आप एक न्यूक्लियर पावर बन के उभरे, आपकी डिफेंस इंडस्ट्री कहीं से कहाँ पहुँच गई, तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, उससे पहले ये तालिबान पे सैंक्शंस, वो भी मैं आपको बता दूं कि तालिबान पे ये सैंक्शंस क्या लगाएंगे जब इन्होंने इतने इतने बड़े बड़े बम उनके ऊपर गिरा दिए। तो चले तालिबान को फ़र्ज़ किया इन्होंने सैंक्शन लगा के और भूख वहाँ पे अफ़गानिस्तान में फैल गई और आम लोग बिलक बिलक कर परेशान हो गए और तालिबान की हुकूमत फ़र्ज़ किया हट गई, तो क्या होगा? वहाँ तो पूरा का पूरा मुल्क जो है वो एक दहशतगर्दी का एक मरकज़ बन जाएगा और यही अमेरिका और इसके इत्तेहादी यूरोप वगैरह सारे इसको कहेंगे कि जनाब ये क्या किस किस्म का आपने काम किया। तो इस वजह से जब आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो इस बिल की के कोई मुझे हकीकत उस तरीके से नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि ये एक प्रेशर पॉइंट है। और प्रेशर इसलिए है कि उनका ख्याल है कि पाकिस्तान विल्ट्स अंडर प्रेशर, पाकिस्तान पे दबाव डालो तो। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने तजर्बों से सीख लिया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी क़यादत जो है वो प्रेशर लेगी। हाँ, एंगेज रहेंगे, बातचीत करेंगे, जो भी उससे नेगोशिएट हो सकता है उनके मफादात और हमारे मफादात के दरमियान वो एक ऑनरेबल रास्ता निकाला जाएगा। वो पुराने दिन चले गए कि वो फ़ोन करें और पाकिस्तान जो है वो उनको कंसेशन दे दे। ये दुरुस्त तरीका नहीं है। ऑनरेबल तरीके से वो हमारे साथ डील करेंगे तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी बेहतर होगा। बाकी भड़क नहीं लगानी चाहिए, ना हमें उनको ललकारना चाहिए, ना हमें कोई बुरा भड़का कहना चाहिए। हमारी तरफ से बड़े मुदब्बराना बयान जिस तरह भी स्पोक्समैन का आया है, इस तरह के हमारे बयान जाने चाहिए, क्योंकि अमेरिका से हम बिगाड़ नहीं चाहते, लेकिन हम उनके साथ इस तरीके से उनको ये नहीं कि वो हमें इस तरह दबा के और अपनी बातें मनवाएं। एजाज साहब, क्योंकि आप फॉरेन ऑफिस के ना हमें कबूल करना चाहिए। एजाज साहब, आप फॉरेन सेक्रेटरी से कबल फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन भी थे। डॉक्टर रिफत साहब का कहना यह है कि जब यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दौरा पाकिस्तान शेड्यूल्ड है कमिंग वीक में, आप समझते हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग अपना केस उनके सामने रखना चाहिए कि इस किस्म की जो
पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, मुजवज़ा है, प्रपोज्ड है, लेकिन फिर भी इस पर डिबेट हो रही है, बहस मुबाहिसे हो रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भारत में तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इसको ब्लो अप किया जा रहा है, उस पर हमें अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहिए जैसे डॉक्टर रिफत साहब कह रहे हैं। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल कराना चाहिए, क्यों नहीं कराना चाहिए। लेकिन ये कोई बात है कि वहाँ पे बैठ के आप अफगानिस्तान का जायज़ा तो लें। हम तो शुरू से कह रहे थे अस्करी हल नहीं है। जो पैसे तो आपने खुद ज़ाया किए हैं, सारे वो जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है, हमने तो ज़ाया नहीं किया। और जब आप इन्वेस्टिगेशन करें, अच्छा जी, ये कहा जाता है, बड़ा ही पॉपुलर लाइन है हिंदुस्तान में भी, अमेरिका में भी, और अशरफ गनी साहब की, कि जी पाकिस्तान जो है तालिबान की मदद करता है। एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से बाहर बैठकर एक सुपर पावर को और एक नेटो की इतनी बड़ी फौज को शिकस्त फाश दे देता है। पाकिस्तान, इसका मतलब है कि दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है। देखिए, ये इनको जब ये इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तब इनको एहसास होगा कि इन्होंने बहुत गलतियां की। और मैं आपको शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं, एक सिगार इन्होंने बनाया था, कांग्रेस ने बनाया था। अच्छा। एक ग्रुप बनाया था, स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन, हर क्वार्टर पे रिपोर्ट देते थे। अच्छा, वो ये मैं तो जो कि उस रिपोर्ट को बहुत पढ़ता था और इस्तेमाल करता था, उसमें वो बार बार ये जिक्र कर रहे थे कि ना अफगान फौज खड़ी हो सकती है, करप्शन बेतहाशा है, बुरे हालात हैं, लेकिन उसको तो आप देखते नहीं थे। अब करें, हाँ, आइए इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जब ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो सिगार की रिपोर्टें सामने आएंगी तो खुद बहुत इनको पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान पे कुछ नहीं आंच आ सकती। इसलिए पाकिस्तान एहतजाज जरूर करे, लेकिन मैं समझता हूं कि पॉइंट फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ करें। हम कोई आइसोलेटेड नहीं है, ना हमें कोई किसी किस्म का खौफ होना चाहिए। ठीक है, डिपेंडेंसी है, पर किस मुल्क की डिपेंडेंसी नहीं है? हर मुल्क की किसी ना किसी पे कोई ना कोई डिपेंडेंसी है। हमारी भी है, IMF है, ये है, दूसरी चीज़ें। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम अपनी वीकनेस की पोजीशन से नेगोशिएट करें। नेगोशिएट फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कि ये आप ज्यादती कर रहे हैं और हमने आपको सही मशवरा दिया था, आप कर रहे हैं। जब आप बाद में बाकी मेहमानों से होके आ जाए तो मैं हिंदुस्तान के मुतालिक ज़रा कमेंट दूंगा कि वो क्यों शादियां नहीं बजा रहे। चलिए, ठीक है। इजाज़त अब्बास अफसर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कंसेशंस की आपने भी बात की थी और डॉक्टर रिफत साहब ने कहा कि लॉर्ड ऑस्टिन ने जैसे कहा कि एयर कॉरिडोर, और आज मैं बयान भी पढ़ रहा था अफगान गवर्नमेंट की जानिब से, अब उनको जैसे गालिब इकबाल साहब ने एक दफ़ा, मैं तालिबान हुकूमत का, उन्होंने कहा नहीं आप इनको अफगान गवर्नमेंट कहा करें, तो मैं अफगान गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि किसी किस्म की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी को बड़ी उस पर सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, ये अफगान गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया। और एक तरफ से तकाजा पाकिस्तान से एयर कॉरिडोर का कहा है, और साथ में वो जो आम कमेटी है उसमें ये भी कहा गया कि पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात जो हैं वो पेचीदा हो सकते हैं मौजूदा हालात के तनाज़ुर में। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन कंसेशंस पे हमें फर्म रहना होगा? जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुतअद्दिद बार पब्लिक स्टेटमेंट दी है कि हम अमन के शराकतदार तो हो सकते हैं लेकिन जंग के शराकतदार नहीं होंगे एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न। क्या कहेंगे आप सर? जी बिल्कुल अनवर, यही बात है। पहली बात यह है कि उसूली मौक़िफ़ पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, और वो उसूली मौक़िफ़ ये है कि हम अमन में तो शराकतदार हैं, किसी किस्म की जंग में या ओवर द होराइजन ऑपरेशन जो जंग की ही एक फॉर्म है उसमें हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे। देखिए, जब तहकीकात होंगी तो ये जो अभी हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए या जो हमें अपना आर्गूमेंट उनके सामने रखना चाहिए जब डिप्टी सेक्रेटरी आती हैं, पहली बात यह है कि वहां एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात की गई है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स कैन फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ तालिबान एंड एक्सट्रीमिस्ट। व्हाट अ नॉनसेंस! हमारा मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम है, एंड हाउ डेयर दे से दिस। और ये एक कैसे वहां से उन्होंने एक सब्जेक्ट उठाया और इसको लाके वो सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, वो मुआहदे उनके सामने रखे जाएं और उन मुआहदों की तफसील में जाया जाए कि हमने आपके साथ ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इवन लॉजिस्टिक बेसिस फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन दिए थे। आपने उनको वायलेट करके पाकिस्तान के अंदर इन्हीं बेसिस से ड्रोन स्ट्राइक्स की 480 और 4000 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक तो आपने अफगानिस्तान के अंदर की। तो वो कौन सी बात थी? हम सपोर्टिव थे, हम आपके एलाइज थे या आपके खिलाफ काम कर रहे थे? तो इतनी जो हमने आपकी सपोर्ट की, और उसके बाद जो हमारा बॉर्डर उनके साथ मिलता है, और 2006 से जो हम उनको मुसलसल ये मशवरा दे रहे थे कि अब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हैं, दिस इज द टाइम टू नेगोशिएट एंड लुक फॉर अ पॉलिटिकल सेटलमेंट। जब अफगान जो तालिबान है या जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं
वो अंडर प्रेशर हैं, आपने उनको बहुत हद तक नुकसान पहुंचा दिया है और उनके हुकूमत को आपने टॉपल कर दिया है। तो अब दिस इज द टाइम, 2006 का प्रिसाइज वो ईयर है जब उनको रिकमेंड किया गया कि नाउ इज द टाइम टू गो इनटू नेगोशिएशन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये जब तहकीकात होंगी तो इन तमाम, पहली बात तो ये है कि इनको एज अ प्रोटेस्ट उनके सामने रखना चाहिए कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर, आप हमें प्रेशराइज नहीं कर सकते, जो प्रिंसिपल बातचीत है उस पर करें और फिर अपने उसूली मौका पर कायम रहने से बात बनेगी। और फिर पाकिस्तान इज नॉट एन आइसोलेटेड कंट्री, वी हैव ऑप्शंस टू। यस, तो फिर उन ऑप्शंस के ऊपर भी अपनी तवज्जो दें और कोई क़यामत नहीं आने लगी। सैंक्शंस अगर पार्शियल या कुछ आती भी हैं तो दैट वुड नॉट बी द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिफत साहब, CNN का इंटरव्यू हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब से, बैकी एंडरसन ने किया था और उन्होंने कहा था कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है उनकी आपसे टेलीफोन पे बात हुई नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा यू मस्ट आस्क हिम, ही इज़ अ बिजी मैन। और साथ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पनिश किया जाएगा या किया जा रहा है। एंथनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके बयान से जोड़कर सवाल किया कि पाकिस्तान ने तालिबान या हक्कानी नेटवर्क को हार्बर किया। तो ये एक माइंडसेट उनकी मीडिया में तो रिफ्लेक्ट होता है। आप क्या समझते हैं अब हमारा इस पे कैसा रद्द-ए-अमल होना चाहिए, कैसे कन्फ्रंट करना चाहिए? तो बात आपने भी की कि जो नायब सेक्रेटरी खारजा आ रही है हम उन पे एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च करें। पाकिस्तान ने तो फिर भी अनइक्वल टर्म्स में कहा है कि पाकिस्तान अमन का शराकतदार होगा, लेकिन ज़ाहिर बात है वो कुछ ना कुछ चीज़ें सामने रखेंगे। अमेरिकन डॉलर देखें, पाकिस्तान रुपये को हिट कर रहा है। फिर जैसे बैनुल सतूर एजाज साहब ने कहा IMF है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूरोप और अमेरिका से ही सारी नोट लेते हैं। तो एब्सोल्युटली नोट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? जी देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत सारे नेगेटिव जो अनफोल्ड कर रहे हैं हमारे सामने भी आ रहे हैं, लेकिन उन कॉन्सिक्वेंसेस से कतई नज़र मैं एक असूली बात ही करना चाहता हूं कि आप अगर पाकिस्तान के रोल को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो 2001 से लेके वो फिर दोहा जी एग्रीमेंट और उसके बाद के टर्न ऑफ इवेंट्स तक आने चाहिए। तो जब आपके कहने के ऊपर हमने मुल्ला बिरादर को वो रिहा कर दिया जो हमारी कस्टडी में थे, तो वो किसके कहने पे किया था? और वो ज़लमे खलीजात के कहने पे किया था ना, ताकि दोहा में आपकी मुज़ाकरात की बातचीत आगे चल सके। और दोहा एग्रीमेंट को जिस बुरे तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अंडरमाइन किया है और उसके बाद से जो बाइडन ने जो पॉलिसी अपनाई कि हम नो मोर फॉरएवर वॉर्स, तो उसके वाले से ये जो यूनिलैटरल अमेरिका का जो डिसीजन था उसकी वजह से वो गनी हुकूमत इतनी मजबूर हो गई कि वो उनको गनी साहब को जाना पड़ा और उनकी आर्मी जो है उसका क्लैप्स हो गया। और जिस शर्मनाक तरीके से अमेरिका ने बागराम का एयरबेस जो खाली किया, तो वो भी तो एक हकीकत है ना। तो आप इन मामलात के ऊपर जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है, आप उस हिस्ट्री को तो इस्तेमाल ना करें जो कि आपके हक में जाती है, और हिस्ट्री को उस हिस्ट्री को आप इग्नोर कर दें जो कि आपके हक में नहीं जाती, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तो ये भी एक मेरे ख्याल के अंदर, और सबसे बड़ी बात ये देखें अनवार, सबसे बड़ी अहम बात ये है कि ये जो अमेरिका की डिफीट हुई है ना, इसको एक जो रिपब्लिकन्स हैं वो उसको स्टमक नहीं कर रहे हैं, उसको उनको हजम नहीं हो रही है कि बात अमेरिका जो है वो मुआहदा तो लेकिन उन्हीं के दौर में हुआ था। नहीं मुआहदा उनके तौर पे हुआ था। उनका ख्याल ये था कि ट्रंप साहब जीत जाएंगे, जो कि नहीं जीत पाए, और उसके बाद फिर अमेरिका विल बी इन ए पोजीशन टू प्ले बॉल विद द तालिबान। वो उनको लटकाएंगे और इतना वक्त लेंगे जिसके हवाले से वो विड्रॉ करने की पॉलिसी को पे अमल हो सकेगा। लेकिन बाइडन साहब के आने के बाद उनको नज़र आ गया, बिकॉज इज़ ए रियलिस्ट, उनको नज़र आ गया कि अमेरिका जो मर्ज़ी कर ले, शिकस्त इसका मुकद्दर बन चुकी है, खा वो तालिबान के हाथों हो या किसी और उन्होंने कहा ना कि एक और डेकेड के लिए वॉर भी लड़ी जाए, तो वो व्हाट विल हैपन, उसका डिफेंस जो है। अब अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका चाहता है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर प्रेशर अपना इस तरीके से रखे कि ड्रोन स्ट्राइक्स की ऑप्शन इनके पास मौजूद रहे। और आपने देखा कि 31 अगस्त को भी उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक की, और उसके बाद ये भी उनको इदराक हुआ कि उन्होंने टारगेट अपना गलत चूज़ किया, माफ़ी भी उन्होंने मांगी। लेकिन
ये ड्रोन स्ट्राइक्स का जो ख़तरा है ये बहरहाल अफ़गानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, और अफ़गानिस्तान हुकूमत के ऊपर इस किस्म की अगर ये स्ट्राइक्स करेंगे इस वजह से कि वो समझते हैं कि वहाँ पे दाइश है या ISS है या के है, उनको अगर ये टारगेट करेंगे तो ड्रोन हमलों के नतीजे में जितना कोलैटरल डैमेज अफ़गानिस्तान ने सफ़र किया है और वो मुस्तकबिल के अंदर कर सकते हैं, आपको उस बात का अंदाज़ा ही नहीं है। इसी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर को जब ये बात उन्होंने की कि उन्होंने कहा जी वी विल बी पार्टनर्स इन पीस बट वी विल नॉट बी पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली व्हेन इट इन्वॉल्व्स पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो ये बातें अमेरिका के सामने हमें रखनी चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि आप सेलेक्टिव हिस्ट्री को ना देखें, बल्कि अगर आपने एक्सटेंड करना है तो देन एक्सटेंड दी इट ऑल द वे टू दी 2001 से लेके 2000 हाँ जी टिल टू डेट आप करें होने चाहिए। एजाज साहब, आप कहते हैं भारत के हवाले से आपने कहा, आप जरूर बताएंगे कि भारत में क्यों इस हवाले से इतनी खुशी और मुसरत का इजहार किया जा रहा है इस मुजवज़ा कानून साजी के हवाले से? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन भारत की बहुत ज़्यादा है। एक तो ये है कि उन्होंने कई बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में की थी वो ज़मीं बोस हुई। उन्होंने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इतनी बड़ी उनको स्पेस मिली हुई थी, अशरफ गनी साहब ने दी हुई थी, वो सारा का सारा मामला ख़त्म हुआ। जो TTP और BLA और ये और वो और कुलभूषण जाधव, ये सारों के लिए पूरा एक नेटवर्क वहाँ से चल रहा था। दूसरी बात ये है कि भारत ये समझता है कि पाकिस्तान को जो तनहा करने की जितनी हमारी कोशिशें थी वो नाकाम हुई हैं, और देखें ये तो चीन के साथ मिलकर और सेंट्रल एशियंस के साथ मिलकर CPEC और ये सारा कुछ जो है ना उसी तरह चल रहा है, बल्कि आगे बढ़ गया है। तो ये उनकी दूसरी फ्रस्ट्रेशन। और तीसरी जो बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है वो उनकी ये है कि पाकिस्तान उनकी इजारादारी नहीं मान रहा। आपको याद होगा कि सितंबर 2016 में एयर स्ट्राइक का उन्होंने दावा किया, की कोई नहीं थी। उसके बाद फरवरी 2019 में एक्चुअली की और दावा किया कि तो 300 बंदे मारे गए, कोई नहीं मारे गए थे, वो भी झूठ बोला। लेकिन वो कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरीके से पाकिस्तान दब जाए कि यार हम हिंदुस्तान भी वही काम कर सकता है जो कोई और सुपर पावर या कोई और कर सकता है, और पाकिस्तान को दबा देंगे। और पाकिस्तान ने, आपने देखा, जहाज गिर गए, उनके पायलट पकड़ा, पायलट उनका रहा कर दिया। सो पाकिस्तान क्लियरली उनके दबाव में नहीं आया और उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो उनकी चली नहीं है। तो ये फ्रस्ट्रेशंस काफ़ी हैं। अच्छा, अब उधर से बड़ी खुशी मनाई जा रही है कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जब ये नहीं होगा तो फिर आप देखिएगा कि इनकी एक बार फिर इनके जज्बों पे ओस पड़ जाएगी। हिंदुस्तान को एक अच्छे हमसाया की तरह रहना चाहिए, और ये जो रविश उन्होंने पाकिस्तान से दुश्मनी इख्तियार कर रखी है, इसके कोई उनको फ़ायदे नहीं होंगे। दुनिया भी अब देख रही है कि यार ये किस किस्म का माइंडसेट है, RSS माइंडसेट है, जिसकी वजह से अब अमेरिका में भी अब उतनी पजीराई नहीं होती। अब उनकी मजबूरी है बड़ी तस्वीर, बड़ी गेम में, चाहे चीन के खिलाफ हिंदुस्तान को, लेकिन अदरवाइज इन 3 वजूहात की बिना पर मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की ये फ्रस्ट्रेशन है जिसका ये इजहार किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, और आप सही, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये क्लैरिफिकेशन दी है कि जिसमें एक फेक, मतलब उनकी न्यूयॉर्क टाइम्स के हेडर को इस्तेमाल करके मोदी साहब की तस्वीर दी गई और उसको बहुत ज़्यादा इंडियन सोशल मीडिया में फैलाया गया और कहा गया कि जी जो नरेंद्र मोदी है वो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ना, उन्होंने फ्रंट पेज आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा लास्ट बेस्ट होप ऑफ अर्थ। तो वहां पर भी मुंह की खानी पड़ी। जनरल अफगान साहब, भारतीय माइंडसेट क्या है इस वक्त इन द वेक ऑफ अफगान तालिबान गवर्नमेंट वहां पर आ जाना, अबूरी हुकूमत का बन जाना? 3 हफ्ते हो गए हैं अफगानिस्तान में, अफगान नई गवर्नमेंट आ गई है। आज ये भी डेवलपमेंट सामने आई कि जो 1964 का जाहिर शाह साहब के दौर में अफगानिस्तान का एक आइन था जो मुतफ़िका था, उसको अबूरी तौर पर अपनाने का भी ऐलान किया है, और जिसमें ख़वातीन को वोट का राइट भी हासिल था। साथ में अफगान तालिबान ने यह भी कहा है, अफगान गवर्नमेंट ने रादर ये कहा है कि जो भी उनके आइन के खिलाफ या ऐसी चीज़ होगी उनको तो हटा दिया जाएगा, लेकिन अबूरी आइन भी आज नाफिज हो गया है। तो ये भारतीय माइंडसेट पसपाई का शिकार है, इस वजह से इस तरह की खुशियां मना रहे हैं और इस तरह की बोधी हरकतें कर रहे हैं। देखिए, एजाज साहब ने बड़े अच्छी तरीके से अता कर दिया तीनों बातों का। इंडिया के दुख थोड़े नहीं है। पहली बात यह है, जब इंडिया का 20 बरस का लेवरेज खत्म हुआ अफगानिस्तान में, NDS की गवर्नमेंट और CIA और उनके CIA के तो वो माइंड पे प्ले कर रहे थे और उनको यही बावर कराने की कोशिश थी कि आपकी तमाम तर बीमारियों की वजह पाकिस्तान है जी।
और अफगानों को जिनके वो तकरीबन 10,000 अफसर उन्होंने ट्रेन किए हैं अपने देहरादून एकेडमी में, उनके माइंड के ऊपर भी वो प्ले कर रहे थे। और फिर अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान और पाकिस्तान चाइना मुश्तरका मफाद के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब ये चीज उनसे छिन गई है और वहां पे तालिबान की हुकूमत आ गई है, तो वहां पे उनका जो लॉस हुआ स्ट्रेटेजिक लॉस, क्योंकि उन्होंने हमारी तकरीबन 2 लाख आर्मी को टाई डाउन किया हुआ था अफगान बॉर्डर के ऊपर। वेस्टर्न बॉर्डर। अब जब फेंसिंग हो गई और वहां पे वो दरअंदाजी इवेंचुअली खत्म हो जाएगी, तो पाकिस्तान की ये 2 लाख फौज ईस्टर्न बॉर्डर के लिए अवेलेबल होगी, जो हिंदुस्तान नहीं चाहता। फिर हिंदुस्तान का वो जो नैरेटिव था वो डिफीट हो गया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क करार देने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया में जोर लगाया और वो हमारी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन नहीं कर सके। बल्कि आज उन्होंने ये देखा कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत के बाद अभी जब हमने इंटेलिजेंस की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उसमें 8 ममालिक आए और उनमें से 2 वीटो पावर्स हैं, चाइना, रशिया एंड चाइना जी। तो जब वो हमारे एक कॉल पर आ जाते हैं और वो इंटेलिजेंस थ्रेट को एवेल्युएट करने के लिए, इस रीजन में आने वाली डेवलपमेंट्स को एवेल्युएट करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिल बैठ के काम करने को तैयार हैं, तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है इस रीजन में। और फिर सीपैक और चाइना की वसातत से जो सेंट्रल एशिया और यूरेशिया की तरफ एक प्रोग्रेस चाइना करेगा और जिसके बेनिफिट्स हम उठाएंगे, उन तमाम चीजों को देखते हुए और लास्ट जो कश्मीर के अंदर जो कुछ वो जुल्म हो रहा है, जब हम उसको बरमला उसका ऐलान करते रहेंगे, उसको दुनिया को उससे आगाह करते रहेंगे और उनकी हेजेमनी को एक्सेप्ट किए बगैर 5 अगस्त 2019 के डिसीजन को न मानेंगे, तो फिर हिंदुस्तान एक बड़ी मुश्किल पोजीशन में है, जिस जगह को वो रिस्टोर करना चाहता है। और अजीत दोवाल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी माइंडसेट जो है, इसमें से पॉजिटिव सोच इमर्ज हो ही नहीं सकती। तो अगर इन सारी चीजों का अहाता करें तो हिंदुस्तान वही कुछ कर रहा है जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था, नथिंग लेस नथिंग मोर। सही कह रहे हैं, इनकी तो डीएनए में ऐसी चीज नहीं है, वी आर नॉट डीलिंग विद सेनर पीपल। डॉक्टर रिफत साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, पाक यूएस रिलेशन की अब ट्रेजेक्ट्री क्या नजर आपको आ रही है विद ऑल दीज रियलिटीज? क्योंकि मैंने इब्तदाई में कहा था माजी हाल मुस्तकबिल, हमारे एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ही रहा। हमेशा कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, लेकिन जब वो अपने मफताद खत्म हो जाते हैं तो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप किस तरह शेप अप होने जा रही है सर? जी, मैं ये कहूँगा कि हमारा एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और वो चाइना के साथ है। चाइना के साथ बाकी जितने भी रिलेशनशिप हैं बशमूल अमेरिका के, वो ट्रांजैक्शनल है और रहेगा। और उसके अंदर उसकी बुनियादी वजह यह है कि चाइना इज़ पार्ट ऑफ द साउथ एशियन सिक्योरिटी लैंडस्केप साउथ, और वो प्रॉक्सिमिटी जो है वो चाइना को एक एडवांटेज भी देती है। चाइना इज़ नेबर ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज ऑफ अफगानिस्तान थ्रू वखान कॉरिडोर। तो वो चाइना is a direct stakeholder when it comes to Pakistan, Afghanistan और उसके वाले कॉरिडोर की अगर बात हो रही है तो उसके अंदर इसे डायरेक्ट स्टेक होल्डर। लेकिन आपने सवाल ये किया कि हमारी अमेरिका के साथ तल्लुकात की नौइयत क्या होगी? देखें, उसके अंदर इस बात पे डिपेंड करता है कि अमेरिकी किस हद तक पाकिस्तान जो चाहता है, अमन चाहता है और चाहता है कि ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर अफ़गानिस्तान के अंदर ना हो, इन गोल्स के अंदर अमेरिका किस हद तक पाकिस्तान के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। अगर वो अमेरिका को ऐसी हरकतें करता है जैसे कि इस लेजिस्लेटिव बिल के ज़रिए जो कि सेनेट के सामने पेश हुआ है, तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान को पनिश करने की कोशिश करते हैं, तो उससे अमेरिका का मसला हल नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका की एक स्ट्रेटजी का एक की पॉइंट ये भी है कि वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात वो को इस्तेमाल करना चाहते हैं चाइना को कंटेन करने के लिए। और यूएनजीए की साइडलाइंस पे समिट भी हुई, समिट भी हुई है, और ऑस्ट्रेलिया और यूके और अमेरिका का अलायंस ऑकस जो है वो भी उसी एक सिलसिले की कड़ी है। तो पाकिस्तान से अगर अमेरिका ये तवक्को रखता है कि इन दी लार्जर स्ट्रेटेजिक गेम जो पाकिस्तान का झुकाव है, जो कि एक हकीकत पसंदाना रवैया है
चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से उसमें कोई तब्दीली ला सकेगा तो वो तब्दीली नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है कि चाइना के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाए, उसको डीपन करे, उसको ब्रॉडन करे, अमेरिका और अमेरिका और नो अमेरिका। और ये बात मेरे ख्याल में अमेरिकियों को दोहराने की हमें ज़रूरत है, उनके सामने रखनी चाहिए कि अगर आप इन पैरामीटर्स के अंदर रह के अगर हमसे तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, मैं एजाज साहब की बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि हमें अमेरिका को प्रोवोक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोवोक करने का मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका के दबाव में आके हर उनकी उस बात को मानते चले जाएं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और जिससे पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये पैरामीटर्स, तो अब मसला ये है कि जब वो अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब पाकिस्तान के आएंगी तो कौन उनसे बात करेगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इज शी गोइंग टू कॉल ऑन दी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि वो करेंगी, लेकिन अगर उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात होती है, उनके इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात होती है, मुझे ये नहीं पता कि उनके दौरे की नौइयत क्या है, लेकिन अगर इन तमाम स्टेक होल्डर्स से, इन तमाम जो रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स हैं, इनसे उनकी बात होती है तो हमें एक यकसा मैसेज उनको देना चाहिए कि ये हमारी रेड लाइन्स हैं, ये हमारे पैरामीटर्स हैं, इसके अंदर रह के अगर आप कोई आपस में बाहमी ताल्लुकात का कोई रास्ता निकालना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। यू आर मोस्ट वेलकम। एजाज साहब, सर, योर टेक, पाक यूएस रिलेशंस की ट्रैजेक्टरी विद इंडियन लॉबीज वेरी एक्टिव इन यूएस, आपको तो इल्म भी है और मैं देख रहा था, बल्कि पढ़ रहा था कि अमेरिका में पॉलिसीज में जाहिर बात है इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, बिग फाइनेंशियल रैकेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। हमारी क्या ट्रैजेक्टरी, किस तरह शेप अप होगी और हमारा स्टांस क्या होना चाहिए? जी, मैं बिल्कुल इस बात से इत्फाक करता हूँ कि ट्रांजैक्शनल ही है और ट्रांजैक्शनल रही है, ट्रांजैक्शनल रहेगी। हमारी तरफ से नहीं, हम तो हमेशा वसीउल बुनियाद ताल्लुकात चाहते थे, बहुत बार कहा, लेकिन हमने देखा इसी नतीजे पे पहुँचे कि अमेरिका जो है वो नहीं ये चाहता। शायद उनकी रविश ये सिर्फ हमारे साथ नहीं बाकी तमाम मुल्कों के साथ भी है। जिस तरह आजकल हिंदुस्तान बड़ा डार्लिंग बना हुआ है, क्या पता कल को सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाए और ये उनकी नज़रों से भी उसी तरह गिर जाए जिस तरह और बहुत सारे ममालिक उन्होंने पहले करीब किए फिर दूर किए। तो ट्रांजैक्शनली रहेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि ये बहुत सारे हवालों से पाकिस्तान की अहमियत जो है वो रहेगी। मैं फिर ये आपको कहना चाहूँगा कि आइसोलेशन तो बड़ी दूर की बात, अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत रहेगी। एक तो ये है कि इस खित्ते में आप जहाँ से वो शिकस्त खा के गए हैं वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें ना आएँ, उसके लिए लड़ने के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर कोई रिलायबल पार्टनर नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने बाकायदा दहशतगर्दी को शिकस्त दी। देखिए वो माने या ना माने, लेकिन ये एक हकीकत हमारी अपनी आंखों के सामने हुआ है कि हमारे मुल्क में 2004 से लेकर 2014 तक ऑन दी एवरेज 150 इंसिडेंट हुआ करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वो शिकस्त दी है। तो पाकिस्तान एक रिलायबल पार्टनर है दहशतगर्दी के खिलाफ और उस लिहाज से इनको ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, अफगानिस्तान भी अगर ये समझते हैं कि ये बदअमनी फैला के तो इनके मफादात को नुकसान नहीं होगा, ये बहुत गलत फहमी में है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक बार ये जड़ पकड़ गई दहशतगर्दी तो इनके जो एलाइज हैं वहाँ पे सारे इर्द गिर्द, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जनूब में हो जाएं या शुमाल में हो जाएं, जहाँ पे भी होंगे मगरब में, ये इनको महसूस होगा कि ये बहुत बड़ा एक अजाब इन्होंने वहाँ पे इलाके में ला के खड़ा कर दिया है और इनके अपने साथी और एलाइज कहेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की उस वक्त ज़रूरत होगी। तीसरी बात ये है कि ये जो हिंदुस्तान के साथ अपनी पींगे बढ़ाते रहे हैं इतने अरसे से, उनको बड़ा एम्पावर किया है और हिंदुस्तान जो है वो रूस के साथ भी ताल्लुकात रखा हुआ है, चीन के साथ भी रखे हुए हैं। तो इनको नज़र आता है कि कभी कभी ये रूस जो है जो हिंदुस्तान है वो पता नहीं कितना रिलायबल है। तो उसके लिए भी उनको पाकिस्तान की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इस जनूबी एशिया में जो बिल्कुल डट के खड़ा है हिंदुस्तान के सामने। तो जिसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस, उनको हिंदुस्तान के लिए भी चाहिए। और चौथी बात यह है कि चीन के हवाले से उनकी बड़ी ख्वाहिश और कोशिश है कि हम चीन से दूर हो जाए, और वो हम धमकियों से तो नहीं होंगे। ये हो सकता है कि वो कहेंगे अच्छा जी चले हम भी कुछ आपको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देते हैं, हम भी आते हैं, बीच में आए हैं, कोई बात करें, फिर तो चलो बात बनती है कि हम कहें अच्छा जी चीन ने अगर आके
इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, आप भी कोई किसी किस्म का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएं या कोई इन्वेस्ट करें तो फिर तो अच्छी बात है। लेकिन चीन के हवाले से भी ये देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो अहम है। फिर मैं ये कहूँगा कि ये हमें अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करना है अनवर साहब जी, वल्नरेबिलिटी से नहीं नेगोशिएट करना। अगर आप डर के गएंगे तो नेचुरली फिर तो आपने आधी जंग तो पहले ही हार दी ना, बात क्या करेंगे आप। ये हिंदुस्तान अमेरिका को उतनी ही ज़रूरत है पाकिस्तान की जितनी इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है अमेरिका या किसी और मुल्क से दोस्ती की। तो इसलिए मुझे तो कम से कम इन प्रेशर पॉइंट से उस तरह का प्रेशर दबाव नहीं नज़र आ रहा। और मैं चाहूँगा कि आपके टीवी के प्रोग्राम्स वगैरह में भी आप पाकिस्तान की कौम को बेहौसला ना करें। कुछ नहीं इंशाल्लाह होगा। पाकिस्तान जो है एक मजबूत मुल्क है और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम ये इस किस्म के प्रेशर पॉइंट्स सह सकते हैं। जी जनरल साहब, सर आपसे लास्ट वर्ड मैं लेना चाहूंगा। प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब इलेक्ट हुए थे तो बड़ी तवक्कुआत थी, अपने हाईएस्ट सिविल अवार्ड उनको दिया हुआ है और जो कैरी लूगर बिल है उसके पहले वो आर्किटेक्ट भी थे और ज़ाहिर बात है साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वो तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनकी रही। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के तो बहुत मोतरफ हैं, अभी भी हर प्रोग्राम में वो कहते हैं, तारीफ करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जो बाइडेन डिस्पेंसेशन आने के बाद तो एक अच्छी तवक्कुआत, पॉजिटिव वाइब्स थी। कैसे रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द एंड, जनरल एजाज अवान साहब? देखिए बात यह है कि उनसे उस वक्त जो तवक्कुआत थी उसके पीछे उनका ह्यूमैनिटेरियन जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ जो उनका एक प्रिंसिपल स्टैंड था, शायद हम उस पर ज्यादा इंसार कर रहे थे और हम समझते थे कि वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई बेहतर आवाज उठाएंगे, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान वायलेशन कर रहा है उस हिसाब से हो, तो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे आवाज उठाएंगे। लेकिन उन्होंने आकर अपनी वही जो स्ट्रेटेजिक लाइन थी, जो स्ट्रेटेजिक मफादात थे, उनकी वजह से वो बावजूद चारों बड़े इश्यूज पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के वो अभी तक खामोश नजर आते हैं। लेकिन जो बात एजाज साहब कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस है, इंपॉर्टेंस है, अगर उसको मद्देनजर रखते हुए देखें तो क्या वो पाकिस्तान को धक्का देके चाइना की तरफ धकेलना चाहता है और रूस की तरफ मुकम्मल तौर पर पुश करना चाहता है? वो ऐसा नहीं चाहेगा। और नेक्स्ट बात यह है कि इस पूरे रीजन में अपनी पॉलिसीज की वजह से इस वक्त अपनी स्ट्रेटेजिक लेवरेज वो खो चुका है। चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो या इराक और सीरिया हो, इस रीजन में इस रीजन में स्ट्रेटेजिक लॉस अमेरिका का हो चुका है। अगर वो दोबारा अपनी इस खोई हुई स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस की तलाश में है तो उन्हें पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा और पाकिस्तान अपने उसूली मौका पे कायम रह के ही बात करे तो बात आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि वो क्या कहते हैं, वुंडेड एलिफेंट, इसको हमने डील करना है। वुंडेड बियर तो नहीं अमेरिका के लिए होगा, लेकिन वुंडेड एलिफेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त फिक्र अंगेज गुफ्तगू की आपने डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच जनरल एजाज अवान साहब। व्यूअर्स, आज की गुफ्तगू थी, हमने अहाता किया पाक अमरीका ताल्लुकात और ये जो हालिया डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फीडबैक फेसबुक और ट्विटर में जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रहे सेहत रही, आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।